अगला देखते हैं संसदीय समिति। तो संसदीय समिति में क्या है? तो संसदीय समिति संसद सदस्यों की एक समिति है जो सदन के सदस्यों में से निर्वाचित या नियुक्त होते हैं या अध्यक्ष द्वारा नामित होते हैं। वर्गीकरण संसदीय समिति दो प्रकार की होती है। एक तो स्थायी समिति। स्थायी समितियां हैं जिनका गठन सार्वजनिक नीति या प्रशासन के विशिष्ट क्षेत्रों से निपटने के लिए संसद द्वारा किया जाता है। स्थायी समितियों को निम्नलिखित 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले वित्तीय समितियां, जिसमें लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति। फिर दूसरी आती है जांच के लिए समिति, जिसमें विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और आचार समिति। फिर है तीसरी विभागीय स्थायी समितियां। फिर चौथी है जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियां। फिर पांचवी है सदन के दैनिक कार्य से संबंधित समितियां। और छठी है हाउस कीपिंग समितियां या सेवा समितियां। तो ये तो हो गई स्थायी समितियां। फिर है तदर समितियां एक विशिष्ट उद्देश्य या सीमित समय के लिए गठित अस्थायी समितियां हैं। ये समितियां अपना कार्य पूरा करने के बाद भंग कर दी जाती हैं। तदर समितियों को आगे विभाजित किया गया है जांच समितियां या सलाहकार समितियों के रूप में। फिर इनके महत्व क्या है? जवाबदेही और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती हैं, जिसमें कि ये समितियां सार्वजनिक व्यय की जांच के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। जैसे लोक लेखा समिति कैग के खातों और रिपोर्ट की जांच करती है, जिससे किसी भी गलत खर्च को जवाबदेही सुनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए 2013 में पीएसी ने कोयला ब्लॉक आवंटन पर कैग रिपोर्ट की समीक्षा की और अनियमितताओं की पहचान की और महत्वपूर्ण आवंटन सुधारों को प्रेरित किया। फिर दूसरी है प्राक्कलन समिति, बजट अनुमानों का विस्तृत जांच करती है। फिर इसमें बी पार्ट, जिसमें सरकार को समिति के सुझाव पर हुई प्रगति का आकलन करने के लिए सदन में कार्यवाही रिपोर्ट पेश करनी होती है। फिर सरकारी आश्वासनों पे समिति समय समय पर मंत्री द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासन, वादों, उपक्रमों आदि की जांच करती है। तो इस तरह से जवाबदेही और उत्तरदायी सुनिश्चित करती हैं, अपन ने देखा। फिर अगला है कानून निर्माण में पूरक की भूमिका निभाती है। चूंकि संसद की बैठक साल में केवल 70 से 80 दिन होती है, इसलिए हर विधेयक पर विस्तार से चर्चा, विश्लेषण, जांच करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। संसदीय समिति प्रस्तावित विधेयकों पर विस्तृत विश्लेषण और चर्चा की और कानून बनाने में विधायिका की मदद करती है। फिर तकनीकी विशेषज्ञता, तो समितियां मुद्दों की बेहतर समझ और सूचित बहस की सुविधा के लिए वैज्ञानिकों, डोमेन विशेषज्ञ आदि सहित कई हितधारकों से परामर्श कर सकती हैं और के आधार पर न्याय में तकनीकी मूल्यांकन और सिफारिशें। सी कृष्णन समिति की रिपोर्ट, जैसे कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को शामिल किया गया। ठीक है। फिर है आर्थिक वृद्धि में सहायता, तो प्राक्कलन समिति प्रशासन में दक्षता, मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है। फिर अंतरदलीय सहमति बनाना, तो इन समितियों में लगभग सभी दल का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए आम सहमति बनाने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करती है। अब समस्याएं क्या हैं समितियों की? तो पोस्टमार्टम विश्लेषण करती हैं। इन समितियों का कार्य पोस्टमार्टम की प्रकृति का होता है, जिसका अर्थ है विधायी प्रक्रियाओं के बाद की समीक्षा, जिसमें कभी-कभी यह पता चलता है कि सभी विचारों पर विचार नहीं किया गया था या सत्तारूढ़ दल के विचार ही हावी थे। फिर कहते बाध्यकारी सिफारिशें, तो सिफारिशें कार्यकारी पर बाध्यकारी नहीं होती, इसलिए अक्सर सरकार द्वारा इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिर संसदीय रिपोर्टों पर चर्चा का अभाव, चूंकि वे प्राकृतिक प्रकृति में अनुशंसात्मक हैं, इसलिए समितियों की रिपोर्ट को संसद में चर्चा के लिए नहीं लिया जाता। फिर कम विधेयक भेजे गए, चूंकि विधेयक को समितियों को भेजना अनिवार्य नहीं है, इसलिए समितियों को भेजे जाने वाले विधेयकों की संख्या लगातार कम ही आई है। 15वीं लोकसभा में 71%, 16वीं में 25%, 17वीं में 13% विधेयक समितियों को भेजे गए। फिर सदस्यों की कम उपस्थिति, सक्रिय भागीदारी के लिए सार्वजनिक दृश्यता एवं प्रवर्तन तंत्र की कमी के कारण समितियों की बैठक में संसद की उपस्थिति कम रही है। 2009 से 14 के दौरान विभाग संबंधी स्थायी समितियों की बैठक में केवल 49% सदस्य उपस्थित थे। फिर संसाधनों की कमी, समितियों को उपलब्ध तकनीकी सहायता का अभाव, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग 2002 ने डीआरएससी के पास अनुसंधान, समर्थन और विशेषज्ञ सलाहकारों की कमी का प्रकाश डाला है।
फिर बैठकों का राजनीतिकरण, तो समितियां पार्टी की वफादार और राजनीतिक देनदारियों से प्रभावित रहती हैं, इसलिए समितियों की स्वतंत्रता और अपना काम निष्पक्षता से करने की क्षमता कमजोर हो सकती है। फिर एक ही समिति के अंतर्गत बहुत सारे मंत्रालय यह किसी भी विस्तृत जांच के लिए बाधा उत्पन्न करता है। आगे की राह क्या है? विधेयकों को समिति को भेजना अनिवार्य करें। यूके में धन विधेयक के अलावा अन्य सभी विधेयक स्वचालित रूप से समितियों को भेजे जाते हैं। फिर दूसरा, प्रभावी कामकाज के लिए संसाधन बढ़ाएं। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की कि इन समितियों को जांच करने, सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने और डेटा एकत्र करने में सहायता के लिए धन आवंटित किया जाना चाहिए। फिर विविध हितधारकों की व्यापक भागीदारी, व्यापक दृष्टिकोण और सर्वविज्ञ निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए समिति की कार्यवाही में नागरिक समाज, विशेषज्ञ और हितधारकों की बढ़ती भागीदारी को बढ़ावा देना। और नियमित निगरानी और मूल्यांकन, समिति के प्रदर्शन के नियमित मूल्यांकन से बढ़ी हुई दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित होगी। ठीक है, फिर ये है, अब अगला है विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियां। तो ये क्या है? विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति सभी सरकारी मंत्रालय विभागों को कवर करती है। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, जिन्हें क्रमशः अध्यक्ष और सभापति द्वारा नामित किया जाता है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 14वीं लोकसभा में के दौरान लगभग 60% विधेयक डीआरसी को भेजे गए, 15वीं में 71, 16वीं में ये घटकर 27 हो गए और 17वीं में ये लगभग 11 ही रह गए हैं। अब इनका कार्य क्या है? निष्पक्ष कार्यवाही करना। डीआरसी की कार्यवाही बिना किसी दलगत पूर्वाग्रह के संचालित की जाती है। लचीली प्रक्रियाएं, डीआरसी द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया लोकसभा की तुलना में अधिक अनुकूलनीय है। फिर उन्नत संसदीय निरीक्षण, यह प्रणाली कार्यपालिका पर अधिक विस्तृत, करीबी, निरंतर, गहन और व्यापक संसदीय नियंत्रण की अनुमति देती है। सार्वजनिक व्यय में मितव्ययता और दक्षता, मंत्रालय और विभागों को अपनी मांगे तैयार करने में अधिक सतर्क बनाकर। फिर समावेशी भागीदारी, डीआरसी सभी संसद संसद सदस्यों को भाग लेने, सरकारी कामकाज को समझने और इसमें योगदान करने का अवसर प्रदान करते हैं। फिर विशेषज्ञ और सार्वजनिक इनपुट, डीआरसी विशेषज्ञ और जनता की राय ले सकते हैं। विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गवाही देने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। फिर सुदृढ़ वित्तीय नियंत्रण, डीआरसी प्रणाली के माध्यम से कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण रखने में विपक्षी दल और राज्यसभा अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये है इसका। फिर एक है अपना आचार समितियां। आचार समितियां संसद के दोनों सदनों को अपनी अपनी आचार समितियां हैं। लोकसभा आचार समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा आचार समिति में 10 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष लोकसभा आचार समिति के सदस्यों की नियुक्ति करता है और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। दिसंबर 2023 में महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी मामले में शामिल होने के कारण एथिक्स कमेटी की सिफारिश के लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया, जहां उन्होंने कथित तौर पर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने संसदीय लॉगिन विवरण साझा किए थे। अब इसका इतिहास देखें तो 1996 में कंसेप्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द एथिक्स पैनल फॉर द लोकसभा एंड राज्यसभा वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली। फिर 1997 on March 4, 1997, the Vice President and Rajya Sabha Chairman K.R. Narayanan formed the Ethics Committee for Rajya Sabha to oversee the ethical conduct of its member and investigate case on the misconduct referred to it. In 2000, ad hoc ethics committee for Lok Sabha was formed by the late Speaker G.M.C. Balyogi based on the recommendation from the from the Committee of Privileges. फिर 2015 में लोकसभा एथिक्स कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ परमानेंट कमेटी इन 2015। शक्तियां क्या हैं इसकी आचार संहिता की समिति की? तो लोग सलाहकारी भूमिका होती है। पहली तो समिति नैतिक मुद्दों पर सांसदों को सलाह देती है, जैसे कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान अनुपालन सुनिश्चित करना। फिर जांच और निर्णय लेने वाला प्राधिकरण, यह अनैतिक व्यवहार की जांच करता है, निलंबन या निष्कासन जैसी कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। उदाहरण के लिए रिश्वत खोरी स्टिंग में पकड़े जाने के बाद 2005 में 11 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। आचार संहिता के माध्यम से मार्गदर्शन, आचार संहिता सांसदों के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करती है। 2013 के कोयला आवंटन घोटाले के दौरान समिति ने पारदर्शिता के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन पर जोर दिया था। फिर सिफारिशें और दंड, तो समिति निलंबन जैसे दंड की अनुशंसा कर सकती है। 2013 में इसने शारदा घोटाले में उनकी भूमिका के लिए सांसद कुणाल घोष को निलंबित करने का सुझाव दिया।
फिर सदन द्वारा अंतिम निर्णय। समिति की सिफारिशों पर पूरा सदन निर्णय लेता है। 2016 में लोकसभा ने समिति की सलाह के बाद लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से संसद की सुरक्षा से समझौता करने के लिए सांसद भगवंत मान को निलंबित कर दिया। फिर चिंताएं क्या हैं? अपरिभाषित अनैतिक आचरण। अनैतिक आचरण शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, जिसे निर्धारित करना समिति के विवेक पर निर्भर करता है, नैतिक है या अनैतिक। फिर कठोर नैतिक मानक। तो नैतिक मानकों पर समिति का कठोर दृष्टिकोण संसदों को विकसित मानदंडों को अपनाने से रोक सकता है। उदाहरण के लिए, बदलती सामाजिक अपेक्षाएं समिति के दिशा निर्देशों में तुरंत प्रतिबंधित नहीं हो सकती। फिर भ्रष्टाचार के मामलों का रेफरल। तो सांसदों द्वारा धन स्वीकार करने की शिकायतों को आमतौर पर विशेषाधिकार समिति या विशेष समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जैसे 2005 में पूछताछ के लिए नगद मामले में बंसल समिति ने। हालांकि अब इस तरह के मामलों को एथिक्स कमेटी के पास भेजने से, जैसा कि वर्तमान पूछताछ के लिए नगद मामले में देखा गया है, पक्षपातपूर्ण जांच हो सकती है। फिर आगे की राह क्या है? तो अनैतिक आचरण की स्पष्ट परिभाषा। समिति के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अनैतिक आचरण की एक स्पष्ट परिभाषा स्थापित करें। लचीले नैतिक मानक। आचार समिति को लचीले नैतिक मानक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें, जो सामाजिक मानदंड और अपेक्षाओं के साथ विकसित हों। भ्रष्टाचार के मामलों को रेफरल प्रोटोकॉल। भ्रष्टाचार के मामलों के लिए एक स्पष्ट रेफरल प्रोटोकॉल लागू करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसे मामले केवल आचार समिति के बजाय विशेषाधिकार समिति या विशेष समितियों को उचित रूप से निर्देशित किए जाएं। फिर जांच में पारदर्शिता। पूर्वाग्रह या पक्षपात की किसी भी धारणा को रोकने के लिए जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। नैतिक सिद्धांतों पर एमपी शिक्षा। तो सांसदों को नैतिक सिद्धांतों पर शिक्षित करने, संसदीय प्रणाली के भीतर नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करें। अब अगला है परिसीमन। परिसीमन का अर्थ है किसी देश की विभिन्न क्षेत्रों की वहां रहने वाली जनसंख्या के आधार पर सीमाएं निर्धारित करना। भारत में यह काम एक विशेष निकाय को दिया जाता है, जिसे परिसीमन आयोग कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 82 में संसद को एक कानून बनाना चाहिए और प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग या सीमा आयोग का गठन करना चाहिए। अनुच्छेद 170 परिसीमन आयोग या सीमा आयोग को प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों के भीतर क्षेत्रों का विभाजन करना चाहिए। फिर परिसीमन आयोग 4 बार हुआ है, 1952, 63, 73 और 2002 में। पहली बार परिसीमन प्रक्रिया 1950-51 में चुनाव आयोग की सहायता से राष्ट्रपति द्वारा आयोजित की गई। फिर आगामी परिसीमन संविधान संविधान 106 संशोधन अधिनियम 2023 के अधिनियम के बाद आयोजित जनगणना के बाद होगा, जो लोकसभा और राज्यसभा में सभी सीटों पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को अनिवार्य करता है। अब आवश्यकता क्या है? उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। परिसीमन जनसंख्या परिवर्तन के अनुसार सीटों का समायोजन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। समान वितरण को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य क्षेत्रों के बीच सीटों का समान रूप से वितरण करना है, जिससे किसी भी कम या अधिक प्रतिनिधित्व को रोका जा सके। फिर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व सुरक्षित करना। परिसीमन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें आवंटित करता है, जिससे उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। फिर संघीय सिद्धांतों को संतुलित करना। राज्यों के बीच राजनीतिक शक्ति का वितरण करके परिसीमन जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व और संघीय विचारों के लिए संतुलन बनाए रखता है। फिर जनसंख्या गतिशीलता को संबोधित करना। परिसीमन जो ऐतिहासिक रूप से 1971 की जनगणना से जुड़ा हुआ है, बदलती जनसांख्यिकी के बीच जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने में इसकी प्रभावशीलता पर चर्चा को प्रेरित करता है। फिर चुनौतियां क्या हैं? सीट नंबर फ्रीज करना। तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों को 2026 तक फ्रीज कर दिया है। परिणाम स्वरूप परिसीमन अभ्यास से केवल सतही सीमा परिवर्तन होते हैं। परिसीमन अभ्यास को छोड़ना। तो संवैधानिक आदेशों के बावजूद सरकारों ने 81, 91 और 2011 की जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनाने की उपेक्षा की है। यह चूक जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को संबोधित करने में विफल है। फिर क्षेत्रीय असमानताएं। तो जनसंख्या संचालित परिसीमन असमानताओं को बढ़ा सकता है, जिससे उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्रों को फायदा होगा। फिर फंडिंग में चुनौतियां। 1971 की जनगणना के बजाय 2011 में जनगणना के उपयोग के कारण दक्षिणी राज्यों के लिए धन और प्रतिनिधित्व की संभावित हानियां चिंताएं उभर के आई हैं हानि पर चिंता उभर कर आई है। फिर आरक्षित सीटों पर प्रभाव। परिसीमन और सीटों का पुनर्आवंटन दक्षिणी राज्यों से सत्ता को स्थानांतरित कर सकता है और SC ST के लिए आरक्षित सीटों के आवंटन को प्रभावित कर सकता है।
तो ये सारी दिक्कतें हैं। अब एक है संसदों का निलंबन। सांसदों का निलंबन सांसदों के निलंबन में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति केंद्रीय भूमिका में होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष नियम 373, 374 और 374 ए का पालन करते हैं, जबकि राज्यसभा में सभापति नियम 255, 256 का पालन करते हैं। दिसंबर 2023 में संसद में सुरक्षा उल्लंघन के बाद उनके विरोध और बहस के आह्वान के कारण कुल 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। अब प्रक्रिया। तो नियम 373 और नियम 255 पीठासीन अधिकारियों के पास किसी भी विघटनकारी व्यवहार के कारण किसी सांसद को सदन से बाहर निकालने का अनुरोध करने का अधिकार है। फिर नियम 374 और नियम 256, यदि कोई सांसद सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है तो पीठासीन अधिकारी के पास विधायक की औपचारिक रूप से पहचान करने का विवेक होता है और इसके बाद सदन सत्र के समापन तक सांसद को निलंबित करने का कदम उठा सकता है। फिर नियम 374 ए 2001 में लोकसभा की नियम पुस्तिका में पेश किया गया। यह नियम अध्यक्ष को गंभीर और अव्यवस्थित आचरण को संबोधित करने का अधिकार देता है। इस प्रावधान के तहत अध्यक्ष द्वारा पहचाने गए सांसद को स्वचालित रूप से 5 दिनों की अवधि या शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाता है। यह नियम सदन द्वारा निलंबन प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। फिर आवश्यकता क्या है संसदीय नियम तोड़ने पे? फिर संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए व्यवधानों का प्रभाव, ठीक है। फिर है वित्तीय निहितार्थ और कमजोर करने वाले प्राधिकरण और संसदीय शिष्टाचार लागू करना, निर्बाध व्यापार सुनिश्चित करना। अब समस्याएं और ये सबको हटाते हैं काम के लिए।